जिस मकसद से बैठे हुए या जिस मकसद से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, तो मोटा मोटी तो जो आंदोलन में हैं और जो आज के हालात हैं उसमें सभी लोग परिचित हैं। नाम जो कुछ रखा गया उससे संविधान बचाओ देश बचाओ। तो अभी हमारे अरुण जी ने कहा, साफ साफ कहा कि मकसद तो मोदी हटाना, योगी हटाना है, और मकसद उनके हटाने का है कि कोई निजी दुश्मनी मोदी और योगी से नहीं है। असली बात है कि योगी और मोदी दोनों लोग पूंजीपतियों के प्रतिनिधि के रूप में देश में काम कर रहे हैं और कंप्लीट फासिस्ट। ये साफ साफ है, ये उभर के आ गया। तो जो विचारधारा देश में आज स्थापित है, 7 साल से ज़्यादा हो गया, 2014 से स्थापित हुई है, और कैसे ये लोग देश में आए हैं, ये समझदारी सबके पास है मुझे लग रहा है। लेकिन आज तो हम लोग बैठे यहाँ पर और तमाम जो आंदोलन चल रहे हैं देश में, लेकिन ये कहा जाएगा, उन्होंने ने स्पष्ट किया था कि गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से और जो तमाम लोगों से बातचीत हुई, और उसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह जी मौजूद थे, उस साथ में आते। तो किसान आंदोलन जो है, जो पूरे देश में जो भय व्याप्त था, कोई तबका नहीं। सी आंदोलन में हमारे गुरु जी यहाँ बैठे हैं, इसी लखनऊ में, दिल्ली में तो शाहीन बाग में हुआ, लेकिन इस लखनऊ में घंटा घर में, और पूरे जो प्रोटेस्ट हुए लखनऊ में, उसमें जो साथी जेल गए, हम लोग उस आंदोलन में थे। और जिस तरह से पहली बार ऐसा देश में सुनने मिला, ब्रिटिश हुकूमत में भी कुछ नियम कानून थे कि अब घर नीलाम करना है तो नोटिस करना पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ेगा, तमाम चीजें। इस सरकार ने जो प्रोटेस्ट में आया, उसका घर नीलाम किया, नीलाम यहाँ की घोषणा की, तहसीलदार को भेज दिया, एसडीओ को भेज दिया, घर नीलाम कर दीजिए। उन्होंने क्षति किया, प्रोटेस्ट किया, क्षति किया। और हो सकता है दारा पुलिस साहब हमें बात की थी कि हम आएंगे, जरूर आएंगे। उनकी उम्र 74-76 साल उनकी उम्र है, और इस लखनऊ जेल में कैसे उनको रखा गया, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। साथ ही जो हमारे मोहम्मद सुहेब भाई आज नहीं बाहर चले गए हैं, हमको आना था, तो उन्होंने कहा सुबह निकल जाएंगे, लेकिन जो भी कार्यक्रम होगा हम साथ में रहेंगे। और बात एक परसों उनके पास गया था, उनकी उम्र 74-75 साल है, पुराने सोशलिस्ट लीडर है, और भैया जी के साथ रहने वाले लोग हैं। उनको उस आंदोलन में जेल में रखा गया किस तरह से। हमारे साथी रोबिन वर्मा, दीपक कबीर और महिला जो थी यहाँ पर सदर जफर, बहुत सारी चीज़ें बनती बिगड़ती, तो हम लोगों की भूमिका इतनी बनती है। बाकी हम लोग तय नहीं करेंगे कि नहीं किसको कोई वोट डालेगा, हमारी कोई भूमिका नहीं। हम कहते नहीं फराक वोट, हमारे कहने से वोट नहीं जनता उनको डाल देगी। हम ये प्रश्न नहीं लगवाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो लोग साझा मंच बनावे एक आप करके और ये लड़ाई को लड़ें। और इसी परिप्रेक्ष्य में 30 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होना है, उसकी हम लोग तैयारी अभी से करेंगे, आज से ही करेंगे। तो पूरे प्रदेश से प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके और एक हम संदेश दे सकते हैं कि पूरे देश के तमाम संगठन हैं वो एक खड़े हैं और वो चाहते हैं कि सुनिश्चित हो कि संविधान और देश बचाने का मतलब मोदी को उत्तर प्रदेश में जो हराने की शुरुआत हो जाएगी, तो हम दिल्ली में उनको हरा सकते। वर्तमान क्या है, वर्तमान बनाना है। जिस आदमी ने वर्तमान बना दिया उसका भविष्य भोगेगा, यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उसको भोगेंगी। अब इस समय यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आपको समूल नष्ट कर देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, धर्म से धंधा करना। और धर्म से धंधा करने वाले लोग कभी भी राष्ट्र को नहीं दे सकते और कुछ भी नहीं दे सकते। आपने एक चीज देखी होगी कि 1947 से लेके आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जनता के लिए कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। आप बताइए, देश में स्वास्थ्य की समस्या है, 1947 से लेके आज तक है, लेकिन इस पर किसी सरकार ने बात नहीं की। अरे भाई आपको करने क्या था, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे सबको कॉलेज में बदल देते, वहाँ उस इलाके के लोग आते और पढ़ते बच्चे, अगर बच्चे वो पढ़ते और डॉक्टर्स बनते तो रोजगार की समस्या खत्म होती। और दूसरी चीज ये थी कि स्वास्थ्य की समस्या खत्म होती। जिस देश में स्वास्थ्य और एजुकेशन अच्छा हो जाए उसको कोई हरा नहीं सकता। तो स्वास्थ्य के लिए आपको ये करना था, एजुकेशन के लिए आपको ये करना था कि प्राइवेट नाम की चीज कोई भी नहीं होगी,
सब सरकारी होगी और सरकार प्राइमरी स्कूल अगर है तो IAS का बच्चा उसमें पढ़ेगा। जिस दिन ये समानता आ जाएगी उस दिन हमारे देश में किसी तरह की कमी नहीं होगी। अगर हम इस बात पे चलेंगे और इस बात को जो भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेगी हम उसके साथ रहेंगे। जय हिंद। हमारा अभिनंदन है और स्वागत है। आज 2-3 बातों पर चर्चा हुई। किसान आंदोलन, बेरोजगारी, शिक्षा, श्रमिकों का उत्पीड़न इत्यादि मसलों पर चर्चा हुई। ये गंभीर विषय है कि आज हमारे अन्नदाता किसान सड़क के ऊपर हैं और सोचनी बात ये है कि आज 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और जो सत्ता पक्ष है वो ये देख रहा है कि जो किसान अपना प्रदेश या अपना देश जहाँ 70% आबादी खेती पर आधारित होती है और वो किसान आज सड़क के ऊपर है। निश्चित रूप से उनको ये जानकारी है कि आने वाले चुनाव में उनका नुकसान होगा, उनका वोट बैंक जो भी है वो सड़क के ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है, ये सोचनी विषय है। तो इसमें 2 शब्द हम ये कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार इन 3 कानूनों को कितना महत्व देती है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जिस समय पूरा देश कोरोना काल में सड़क के बाहर नहीं निकल रहा था, घरों में बंद था, एक महामारी फैली हुई थी, उस समय एक अध्यादेश लाया है। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि अध्यादेश किन परिस्थितियों में लाया जाता है, जब कोई बहुत विषम परिस्थिति होती है देश के प्रति जनता की। लेकिन कोरोना काल में अध्यादेश ला करके बाद में उसको सदन में पास कराया गया। तो केंद्र सरकार के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग सभी लोग अनभिज्ञ नहीं है। इसीलिए आज सरकार किसानों की बात नहीं सुनती। इसके अलावा जो बात आप शिक्षा की है, आज सारे स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं और सब कुछ प्राइवेट में जा रहा है। आज हिंदुस्तान में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं सब ज़्यादातर बिक चुके हैं या बिकने कगार पर हैं। तो हमारा श्रमिक कहाँ जाएगा, कहाँ उसको नौकरी मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। आज वो नौकरी पर गया हुआ है, कल सवेरे वो ऑफिस जाएगा तो वहाँ ड्यूटी करेगा भी या नहीं करेगा, वापस आ जाएगा। ये जो मुद्दे आपके हैं ये बहुत गंभीर हैं और ये जनता के बिल्कुल जुड़े हुए हैं और इन पर विचार होना आवश्यक है और होना चाहिए। और ये लंबा संघर्ष है और उन लोगों के साथ हमारा संघर्ष है जिनके साथ आज CBI और ED जैसी संस्था। आप बीजेपी को हराने के बारे में अगर सोचते हैं तो आपकी लड़ाई बीजेपी से ही नहीं है, आपकी लड़ाई CBI और ED से भी है। और जो भी आवाज़ उठाता है आप देख लीजिए उसके घर दूसरे दिन ED का छापा पड़ जाता है। आज जैसे विपक्ष की बात आती है कि वो एकजुट नहीं हो रहे हैं, एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, उनके सर पर ED का डंडा भी है और CBI का भय भी है। तो एक मंच पर कैसे आ जाए? उनको मालूम है कि आज हम अपने घर में हैं, कल हो सकता है हमें सलाखों पीछे भेज दिए या हमारे घर में छापा पड़ जाए और 10-15-20 दिन तक हमारे घर में ED बराबर रेड मारती रहे, पूछताछ पूरे परिवार से करती रहे, सारे रिश्तेदारों से और सारे मित्रगणों से। सबसे बड़ा भय इस बात में। अच्छा, अब हम आते हैं, एक हमारा छोटा सा सुझाव है जहाँ पर इलेक्शन में बीजेपी को हराने की बात आती है। बीजेपी इस समय आपकी बात किसी अलग में सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चुनाव EVM से हुए। उनको ये मालूम है कि EVM से चुनाव होगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे चुनाव को मैनेज कर लेंगे और आप बैलेट से चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। ना कोई विपक्षी दल है और ना आम जनता है। अब दूसरा, बीजेपी के पास इस समय हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि हर घर में आज राशन जा रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है। आप नीचे स्तर तक जो आपका 70% वोटर है उससे बात करिए तो सीधे कहता है कि मुझे तो महीने में राशन फ्री का मिल रहा है, खाने को मिल रहा है और खर्चे के अलग से पैसे अकाउंट में आ रहे हैं। वो आपकी बात क्यों सुनेगा जब उसको फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री का खर्चा मिल रहा है? लेकिन अगर वास्तव में आपको बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाना है तो मेरा एक सुझाव है,
आपको इस वोटर को, जो गरीब जनता है, उसको सबसे पहले ये दिखाना है कि ये जो राशन मिल रहा है इसका पैसा कहाँ से है। ये आप उससे सवाल करिए जो भी गाँव में है कि आप 4-5 साल पहले ट्रैक्टर के किराए, जुताई का किराया कई रुपये घंटा देते थे, यानी 200 रुपये घंटे, और आज ट्रैक्टर का किराया 600 रुपये, 650 रुपये घंटा पड़ रहा है। आप उससे सवाल करिए। दूसरा ये है कि जब आप खेतों में सिंचाई करते हैं तो उसको 50 रुपये घंटा किराया पड़ता है पानी का, और इस समय 250 रुपये घंटा पड़ रहा है। इसके आगे अगर आप जाएँ तो यूरिया की खाद जो 400 की मिलती थी वो 1200 की मिल रही है, और जो DAP 1100 की मिलती थी वो 2600 की मिल रही है। ये सवाल आप उस आदमी से करिए कि ये पैसा आपकी जेब में निकाल करके अगर 2000 रुपये सरकार महीने में आपसे जेब से निकालती है तो उसमें से 400 रुपये 300 रुपये का आपको अनुदान दे देती है। ये कहाँ का न्याय है? ये पैसा आपका है, और उसमें से 1500 रुपये वो अपनी जेब में रखती है और बाकी का पैसा आपको वापस कर देती है। आप उसे खुश नहीं, आपको स्वतंत्रता नहीं बल्कि गुलामी की तरफ सरकार ले जा रही है। अगर जिस आदमी को आप एक साल बैठा घर में खिला दीजिए, उसके बाद आप कहिए खेत में काम करिए जाकर, वो खेत में काम नहीं कर सकता। या एक श्रमिक को आप अगर 1 साल तक उसको घर में बैठा खाना खिला दीजिए, उसके बाद फैक्ट्री भेज दीजिए तो फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता दिन पर दिन घटती चली जाती है। ये हमारे सुझाव हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको उसमें शामिल करें, और आप लोगों ने हमें 2 मिनट बोलने का समय दिया, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और